नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस शानदार एमसीक्यू प्रैक्टिस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, यूपी, यूपीपी, पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, बैंक, रेलवे या टीचिंग, तो उन सभी के एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उन सब की प्रैक्टिस के लिए ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आज हम दक्षिण भारत के इतिहास से कुछ रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस को देखेंगे, उसको करेंगे। जहाँ पे ज़रूरत होगा उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, पांड्य राज्य का प्रतीक किसे माना जाता था? तो इसमें जो मछली है उसको पांड्य राज्य का प्रतीक माना जाता था। और ये जो बाघ है ये किसका प्रतीक माना जाता था? ये चोल साम्राज्य का प्रतीक था। और ये जो धनुष है ये चेर साम्राज्य का प्रतीक था। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रथम ने अपनी नई राजधानी को किस नाम से स्थापित किया था? तो इन्होंने इसको गांगेकोंड चोलपुरम के नाम से स्थापित किया था। और ये नाम पड़ा क्यों? तो इन्होंने उत्तर भारत के अभियान में गंगा तक का एरिया क्षेत्र इन्होंने जीता था। तो ये जो चोल थे ये लोग इसी के उपलक्ष्य में गांगेकोंड के नाम से खुद को बोलते थे और उसी समय इन्होंने अपनी राजधानी को गांगेकोंड चोलपुरम बनाया। और जो राजेंद्र प्रथम थे ये राजराज प्रथम के पुत्र थे। आपका अगला क्वेश्चन है, चोल काल में मंदिरों को दान स्वरूप प्रदान की गई भूमि के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त होता था? तो जो मंदिरों के लिए दान में भूमि प्रयुक्त होता था उसको तिरुनाम टुक्कड़ी के नाम से जानते थे, बोला जाता था उस टाइम पे। और जो साला भोग था ये सार्वजनिक उपयोग के लिए था, जैसे कि किसी धर्म कार्य के लिए दी गई भूमि होती थी जिसका उपयोग सभी लोग कर सकते थे, उसको साला भोगा के नाम से जानते थे। और जो बिल्लन बगाई है ये नान ब्राह्मण मतलब जो गैर ब्राह्मण थे उनको या कृषकों को दी गई भूमि या फिर गांव होता था, इसको बिल्लन बगाई वो लोग बोलते थे। और जो ब्रह्मदेव था, ब्रह्मदेव ये ब्राह्मणों को जो दान में दी गई भूमि या गांव होता था उसको ब्रह्मदेव बोलते थे वो लोग उस टाइम पे, चोल साम्राज्य के लोग बोलते थे। अगला क्वेश्चन है, 949 ईस्वी के तक्काकोलम युद्ध में राष्ट्रकूट सेना का नेतृत्व किस शासक ने किया था? तो इसका आंसर है जो कृष्ण थर्ड थे या कृष्ण तृतीय थे, इसका आंसर यही है। तो जो कृष्ण तृतीय थे ये राष्ट्रकूट शासक थे, राष्ट्रकूट शासन से थे और काफ़ी शक्तिशाली थे। और अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत में चोलों के प्रति इन्होंने एक अभियान भी किया था। और जो ध्रुव हैं ये भी राष्ट्रकूट राजवंश से थे, इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर भारत तक किया था। और ये जो गोविंद थर्ड हैं ये ध्रुव के पुत्र थे। और राष्ट्रकूटों के जो सबसे शक्तिशाली राजा के नाम थे वो गोविंद तृतीय ही थे। सही मायने में साम्राज्य के विस्तार को ये उत्तर भारत तक गोविंद तृतीय ही ने ही किया था अपने टाइम पे। और जो कृष्ण फर्स्ट थे इन्होंने इनके टाइम पे एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण हुआ था। पांड्य राज्य की राजधानी के रूप में किस नगर को जाना जाता था? तो जो पांड्य राज्य की राजधानी थी उसको मदुरै के नाम से जानते थे, मदुरै थी उसकी राजधानी। और जो कांचीपुरम है ये पल्लव की राजधानी थी। इसके टाइम पे पेरुमल मंदिर और कैलाशनाथ मंदिर जो कि प्रसिद्ध है इसका निर्माण हुआ था। और तंजौर या फिर इसको तंजावुर बोलते हैं, ये चोलों की प्रमुख राजधानी थी। राजराज जो प्रथम थे इन्होंने इस टाइम पे बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। और जो ये कावेरी पट्टनम है ना, ये चोलों का प्रसिद्ध बंदरगाह था, कावेरी नदी पे बना था। ये चोलों के लिए व्यापारिक दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा जरूरी थी। तो चोलों का जो प्रसिद्ध बंदरगाह था वो कावेरी पट्टनम है। अगला क्वेश्चन है, बेलन वगाई शब्द का संबंध किस प्रकार की भूमि से था? तो इसको तो भी हमने पहले ही देखा था पीछे। ये जो नान ब्राह्मण थे, गैर ब्राह्मण, इनको जो भूमि दान में दी जाती थी वही है बेलन वगाई। अगला क्वेश्चन है, चोल प्रशासन की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी?
तो जो ग्राम सभा था ये चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी और सबसे बड़ी देखा जाए तो वलनाडु था, मंडलम। तो जो सबसे बड़ी इकाई देखा जाए तो साम्राज्य था, साम्राज्य के बाद आता था मंडलम, मंडलम के बाद आता था वलनाडु आता था, और वलनाडु के बाद आता था नाडु, और नाडु के बाद इसके बाद आता था ये ग्राम सभा। तो सबसे बड़ी इकाई देखा जाए तो इसमें मंडलम है, और मंडलम से भी बड़ा साम्राज्य होता था। मंडलम के बाद वलनाडु है, वलनाडु के बाद नाडु है, इसके बाद ग्राम सभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1951 में भूदान आंदोलन का आरंभ किस व्यक्ति ने किया था? तो जो विनोबा भावे हैं उन्होंने 1951 में भूदान आंदोलन का आरंभ किया था। और जो विनोबा भावे हैं इनको मरणोपरांत मतलब 1983 में भारत रत्न मिला था, और इनको आचार्य के नाम से भी जाना जाता है, और इन्होंने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। और जो जयप्रकाश नारायण हैं इनको लोकनायक के नाम से जानते थे, और जो राजा राम मोहन राय हैं भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत के नाम से जानते हैं। सती प्रथा का इन्होंने ही विरोध किया था, और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और महात्मा गांधी के बारे में तो सबको पता है। अगला क्वेश्चन है, शिल्पाधिकारम नामक तमिल महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो इसको इलांगो अडिगल ने की थी। अगला क्वेश्चन है, चोल प्रशासन में पोनवारियम किस कार्य से संबंधित समिति था? तो ये धन या स्वर्ण या फिर धन संबंधी या फिर खजाने से संबंधित था ये पोनवारियम। अगला क्वेश्चन है, भूदान व्यवस्था के विस्तार का संबंध भारतीय इतिहास के प्रमुख मुख्य रूप से किस वंश या काल से जोड़ा जाता है? तो जो गुप्ताज हैं गुप्त काल से, इसका सही आंसर यही है गुप्त। अगला क्वेश्चन है, तोलकाप्पियम ग्रंथ मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है? तो ये व्याकरण विषय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रथम ने किस पाल शासक को पराजित किया था? तो जो महिपाल जी हैं उन्हीं को राजेंद्र प्रथम ने पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि को किस नाम से जाना जाता था? तो इसको पल्ली छद्दम के नाम से जाना जाता था, जो जैन संस्थाओं को दान में भूमि दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का सही क्रम कौन सा था? तो अभी इसको तो हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया। पहले साम्राज्य आता था, फिर मंडलम, फिर वलनाडु, फिर नाडु, फिर ग्राम सभा। तो यही क्रम चलता है चोल साम्राज्य के जो प्रशासनिक व्यवस्था था, यही था, उसका सही आंसर यही है। अगला क्वेश्चन है, पांड्य राज्य के लिए जीवनदायिनी मानी जाने वाली कौन सी नदी थी? तो इसमें जो बैगाई नदी है ये पांड्य साम्राज्य के लिए जीवनदायिनी नदी के रूप में मानी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, चोलों ने किस समुद्र को अपनी झील में परिवर्तित करने की उपमा प्राप्त की थी? तो जो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, इसी को चोलों ने झील में परिवर्तित करने की उपमा प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है, गंगैकोट की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी? तो जो राजेंद्र प्रथम थे इन्होंने ही गंगैकोट की उपाधि धारण की थी, जब इन्होंने उत्तर भारत के अभियान में गंगा तक के क्षेत्र को जीता था। उस टाइम पे इन्होंने गंगैकोट की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, चोल काल में सालाभोगा भूमि मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए दी जाती थी? तो जो सालाभोगा ये सार्वजनिक क्षेत्रों में सार्वजनिक उपयोग के लिए दी जाती थी। तो इसमें इसके ऑप्शन विद्यालयों के रखरखाव के लिए, क्योंकि ये भी सार्वजनिक में ही आता है। और मंदिरों के लिए जो दी जाती थी उसे तिरुनाम तुक्कड़ी के नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन है, नानाघाट अभिलेख का संबंध किस राजवंश से माना जाता है? तो ये सातवाहन वंश है। पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, नानाघाट अभिलेख के बारे में। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणों को दान में दी गई कर मुक्ति भूमि के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता था? तो जो ब्रह्मदेव है ब्राह्मणों को दान में देने के लिए भूमि
का उपयोग किया जाता था। और बेलन वगाई ये गैर ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी। और जो साला भोग है ये सार्वजनिक उपयोग के लिए होता था। अगला क्वेश्चन है, संवत्सर वारियम समिति का मुख्य कार्य किससे संबंधित था? तो वार्षिक प्रशासन व्यवस्था को संवत्सर वारियम समिति का मुख्य कार्य होता था प्रशासनिक व्यवस्था साल भर के लिए वार्षिक। अगला क्वेश्चन है, जो अनुराधापुर था उसको राजराज प्रथम ने श्रीलंका के किस क्षेत्र में नष्ट किया था? तो जो अनुराधापुर था वो श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र में था, वहीं पे उन्होंने उसको नष्ट किया था। अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर का ऐतिहासिक संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से माना जाता है? तो जो पांड्य राज्य था उसमें मीनाक्षी मंदिर का ऐतिहासिक संबंध माना जाता है पांड्य राज्य से। और जो मीनाक्षी मंदिर है ये मदुरै जो तमिलनाडु है वर्तमान उसके मदुरै में है। और जो मदुरै था वो पांड्य राज्य की राजधानी थी। और जो इसमें ये जो मीनाक्षी मंदिर है इसमें देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर की प्रतिमा है। और जो देवी मीनाक्षी है उनको पार्वती के रूप में और जो सुंदरेश्वर है उनको भगवान शिव के रूप में ये लोग मानते हैं। और जो ये मीनाक्षी मंदिर है ये द्रविड़ स्थापत्य शैली पर निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भूमिदान व्यवस्था का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? तो ये जो नानाघाट अभिलेख है इसमें भूमिदान का उल्लेख मिलता है। तो जो नानाघाट अभिलेख है सातवाहन राजवंश से था और इसको जो रानी नगनिका देवी थी उन्होंने इसको खुदवाया था। तो ये इस अभिलेख के बारे में इन्होंने ब्राह्मणों को भूमिदान या ऐसे ये सभी चीजें इसमें उल्लेख है। तो दोस्तों आज हमने कुछ 25 क्वेश्चंस को देखे जो कि दक्षिण भारत के राजवंश से रिलेटेड है, जो इम्पोर्टेंट है और पिछले प्रीवियस ईयर में आए भी हैं। तो और अभी इस सीरीज में हम आगे भी और भी अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। तो कमेंट में बताना कि ये सीरीज कैसा लग रहा है आपको और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और अगले इस सीरीज के अगले वीडियो में।